हेलो नमस्कार, स्वागत है चीप एंड बेस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम सप्ताह में जो 3 दिन का सीरीज लेकर आ रहे हैं उसका आज थर्ड क्लास है। तो आज थर्ड क्लास में चलो देखते हैं। आज के लिए भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आगामी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने दोस्तों के ग्रुप सेशन में शेयर करें और हाँ, लाइक ज़रूर कर दें। जो जो पहली बार आ रहा है हमारे चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। साथियों, ये जो सेशन है आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी प्रतिदिन नहीं, सॉरी, सप्ताह में 3 दिन जो सीरीज आ रही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे जो आगामी शिक्षक भर्ती है आने वाली है 4.0, जो कि बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण साबित होगी। साथियों, चलो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलिए शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, उसके बाद खुद सॉल्यूशन करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। बोल रखा है 21 आंकड़ों का औसत 36 है। 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15, तो शेष आंकड़ों का औसत ज्ञात करना है। यानी कि बोल रखा है 21 जो आंकड़ा है, दूसरा कलर ले लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये 21 आंकड़ा जो है, यानी 21 आंकड़ा का जो औसत है वो कितना है, 36 है। ठीक, 21 आंकड़ा का औसत कितना है, 36 है। और उसमें से जो 12 आंकड़ा का औसत है वो कितना है, 15 है। यानी कि ये 12 आंकड़ा का औसत 15 है और 21 आंकड़ा का औसत कितना है, 36 है। यानी जो बचेगा, यानी 12 में से 9, ये सॉरी 21 में से 12 बच जाएगा, यानी 9, यानी 9 आंकड़ा का जो भी निकलेगा तो 9 आंकड़ा का औसत निकलेगा। ठीक ना, यानी 21 आंकड़ा का तो औसत 36 है। ठीक ना, 21 आंकड़ा का औसत 36 है और 12 आंकड़ा का औसत 15 है, यानी 12 9 का हो गया। जो बच्चा अब 12 21 और 12 का हो गया, जो बच्चा अब 9 का होगा, अब 9 को निकालेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 21 गुना 36 करोगे तो इसका हो जाएगा 756 माइनस 12 गुना 15, 180। यानी कि 9 संख्याओं का औसत, टोटल संख्या कितना निकल के आएगा, घटा दो। 6 में से 0 जाएगा 6, 15 में से 8 जाएगा तो 7, 6 में से 1 जाएगा तो 5। ये 9 का हुआ, तो 9 का औसत इतना है, 1 का औसत निकाल लो। 1 का काटो 9 से, 9 छक 54, इधर गया 3, सॉरी 5, हाँ इधर गया 9 चौक 36, कितना क्या आ गया, 64। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, इसको बनाओ। बोल रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण स्पिरिटों और पानी का अनुपात जो दिया है कितना कितना है, 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रण को एक साथ मिलाए जाते हैं तब नए मिश्रण का स्पिरिट और पानी का अनुपात पूछ रहा है। इसका अनुपात निकालो।
तो इसका अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, या स्प्रिट और पानी का रेशियो लिखना है। क्या करना है, स्प्रिट और पानी का रेशियो कर लिखो, यानी कि स्प्रिट एक तरफ और इसका पानी का यानी वाटर का। सबसे पहला मिश्रण कितना कितना का अनुपात है, 3:7 का है, और दूसरा कितना है, 7:5 का। ठीक, इसमें बोल रहा है कि पहला जो मिश्रण है इसमें 20 लीटर का है, पहला मिश्रण का कितना है, 20 लीटर है, और दूसरा का जो है, दूसरा का 36 लीटर। ठीक, लेकिन पहला मिश्रण जो मिला तो जिसमें रेशियो में तो 7:3:10 ही निकलता है। तो जो ये मिश्रण का जो लीटर में दिया गया इसे क्या गुना है, 2 गुना, इसका भी 2 गुना कर दो। इसमें भी देखो, इसका लीटर में है 36, लेकिन रेशियो में कितना है, 12, तो इसका लीटर में क्या गुना है, 3 गुना, तो इसका 3 गुना करना। अब जब यहाँ 2 गुना किया है तो इसमें भी 2 गुना करना पड़ेगा, और इसमें भी 2 गुना। जब यहाँ 3 गुना हुआ तो इसमें भी 3 गुना, यहाँ भी 3 गुना। तो कितना हो जाएगा, पहला का लिख लो, 3 दूना 6, और अनुपात 7 दूना 14। दूसरे में 7 तिया 21, अनुपात 5 तिया 15। अब देखो, पहले में 20 लीटर का आ रहा है, दूसरे में 36 का लीटर आ रहा है, यानी कि मेरा आंकड़ा सही हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि अब नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना है। तो ये तो मेरा स्पिरिट है, ये मेरा पानी है, इसका मिश्रण निकाल लो। ये 21 और 6, 27, 15 और 14, 29, कितना का निकला, 27:29 का। 27:29 कितना नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये भी औसत से ही है। बोल रहा है कि 30 छात्रों की औसत आयु कितना है, 65 है, और 36 छात्रों की औसत आयु कितना है, औसत 35 है। तो 34 छात्रों का औसत 45 है, तो सभी छात्रों का औसत टोटल छात्र का पूछ रहा, यानी कि 30 छात्र का औसत कितना है, 65 है, टोटल इसमें कितना हो जाएगा, 30 × 65, 30 × 65 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 30 × 65 प्लस, फिर बोल रहा है 36 का 35 है, तो इसमें 36 × 35 टोटल निकल रहा है, प्लस फिर बोल रहा है 34 छात्रों का औसत 45 है, कर दो। 34 छात्र का औसत कितना हो जाएगा, 45। अब टोटल का रेशियो पूछा था, टोटल का रेशियो निकालते, टोटल अंक कितना हो जाएगा, 30, 36 और ये 35, सॉरी 34, टोटल कितना हो जाएगा, 100 का। इसमें करो, इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 30 × 65, 30 × 65 करोगे तो 1950 प्लस 36 × 35, जल्दी करो, 36 × 35 कितना होगा, 1260 प्लस 34 × 45, 34 × 45 कितना होगा, 1530 बटा 100।
अब इसको जोड़ो, 0 0 0 का 0, 6 3 9 9 9 5 14 का 4, 14 का 4, 6 2 8 8 8 9 17 का 7, बाकी 1, 2 1 3 1 4 बटा 100। 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कितना हो जाएगा? 47.4। औसत मेरा कितना निकल रहा है? 47.4, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बढ़े नेक्स्ट। इसको बनाओ। एक कार्य को ए 15 दिनों में करता है। कितना करता है? 15 दिन में। बी उसे 20 दिन में पूरा करता है। सी 25 दिन में पूरा करता है। तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 4700 रुपया कमाता है। कितना कमाता है? 4700। इसमें बोला कि सी का हिस्सा क्या होगा, यानी कि ये टाइम एंड वर्क का है। इसको बनाओ। एक दिन में सबके लिए सेपरेट क्लास लेकर आऊंगा, इसमें टाइम एंड वर्क रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, बाकी सारा सारा अलग अलग रहेगा। इसमें बनाओ। एक का कितना दिन काम करता है? 15 दिन। बी 20 दिन। और सी 25 दिन। तो टोटल वर्क कितना रहेगा? टोटल काम, तो टोटल काम कैसे निकालते हैं? तीनों कैल्शियम, जब ये तीनों कैल्शियम निकालेंगे कितना आएगा? 300। ठीक, यानी कि 300 काम जब 15 से करेगा, 15 दिन में खत्म करेगा, तो कितने के एफिशिएंसी से काम करेगा ये कितना एफिशिएंसी से काम करेगा? 20 के एफिशिएंसी से। जब 20 काम खत्म करेगा 300, तो कितना के एफिशिएंसी से काम खत्म करेगा? 15 के एफिशिएंसी से। जब ये 25, ये 15 का है, जब ये 25 किसी एक दिन में काम करता है, 300 काम करने कितने दिन लगाएगा? कितना के एफिशिएंसी से काम करेगा? 12 के एफिशिएंसी। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर 4700 का यानी कि रुपया कमाता है, जबकि तीनों का एफिशिएंसी मिलकर कितना कितना का बनता है? 20 प्लस 15 प्लस 12, जब तीनों मिलाते हैं तो कितना होता है? 47। जबकि टोटल का कितना कमाता है तीनों मिला के? 4700। यानी एक का रेशियो कितना निकल कर आएगा? 100। एक कितना निकल कर आएगा? 100। जब एक 100 आएगा तो पूछा सी का करता, सी का कितना है? 12 है, इसीलिए सी का कितना निकल के आएगा? सी का नहीं, 12 का 1200। कोई प्रॉब्लम? यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बढ़े आगे। ये बनाओ, ये भी टाइम एंड वर्क का ही है, ये भी हल्का ही क्वेश्चन है, मस्त है। इसको बनाओ। बोल रहा है ए और बी 40 और 20 दिनों में काम पूरा कर सकता है। ए ने काम शुरू किया, वे बारी बारी से दिनों में काम करते हैं, कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यानी कि ए और बी ये अल्टरनेट दिन का है। किसका है? अल्टरनेट दिन का। अल्टरनेट दिन में काम, इसको काम पूरा करवाना है, और इसको किस तरह से काम करवाए कि पूरा वो अल्टरनेट दिन में हो जाए। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ए कितना दिन में काम पूरा कर सकता है? ए कर सकता है 40 दिन में। बी बी कर सकता है 20 दिन में पूरा काम। तो करवाओ। ए कर सकता है 40 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में।
ये दोनों कर सकता है, लेकिन टोटल वर्क काम कितना है, टोटल काम कितना है, टोटल काम कैसे निकालता है, ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40। टोटल काम 40 है, ये 40 दिन में काम करता है, तो कितना के एफिशिएंसी से काम करता है, 1 की एफिशिएंसी से। और ये टोटल काम है 40, बी काम करता है 20 दिन में, तो कितना के एफिशिएंसी से काम करता है, 2 के एफिशिएंसी से। आप बोल रहा है कि ए ने काम शुरू किया, वह बारी बारी से काम, यानी कि पहले ए काम करता है, उसके बाद फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है। यानी मेरा बोलने का पर्पस है, पहले ए काम किया 1 के एफिशिएंसी से, फिर बी काम किया 2 के एफिशिएंसी से, यानी कि 2 दिन में मेरा टोटल वर्क कितना निकला, 2 डेज में मेरा टोटल वर्क कितना हुआ, 3। अब यहाँ है 40, 2 दिन में मेरा टोटल वर्क निकला है कितना, 3 है 40। हम तो 3 के अनुपात से हम कौन सा यानी कि रेशियो में ले जाएं कि 40 के नजदीक हो जाए, तो देखो 3 से 13 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 39 होता है, यानी कि 2 दिन में कब निकल रहा है काम, 3, हमको 40 के नजदीक जाना है, यानी कि 3 के रेशियो से 13 दिन अगर काम करेगा 3 के रेशियो से, तो 39 काम हो जाएगा, 3 के रेशियो से 39 काम हो जाएगा, यानी कि 2 दिन में कितना हो रहा है, 3 काम हो रहा है। तो 3 के अनुसार से 13 दिन काम करेगा तो 39 दिन काम हो जाएगा, फिर भी एक काम शेष रह रहा है, एक काम शेष रह रहा है। जब एक काम शेष रह रहा है तो कितना के अनुसार से लग रहा था, 2 दिन में कितना काम हो रहा था, 13, दो, ये 2 दिन में 3 काम हो रहा था, हमको कितना दिन लगा, 13 दिन, ठीक, प्लस एक काम, एक दिन फिर भी शेष है, एक काम, तो एक काम अभी बारी किसका है, एक का, अब ये भिड़ेगा तब ना पूरा काम हो जाएगा 40 का 40, एक का एफिशिएंसी कितना है, एक, अगर एक से एक में कट जाएगा तो ये एक पूरा दिन लगा लेगा, इसलिए एक काम एक्स्ट्रा नहीं, एक दिन हमको एक्स्ट्रा लग जाएगा। जब एक्स्ट्रा लग जाएगा तो कितना हुआ, 13 दूना 26 और 1 27, यानी 27 डे का मेरा प्लान है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, अल्टरनेट का काम है। चले आगे, ठीक, चलो इसको बनाओ। जो प्लीज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलते रहे और अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहे। चलो इसको बनाओ। चलो ये गैप वाला क्वेश्चन है, ये भी टाइम एंड वर्क से गैप का क्वेश्चन बोल रहा है, ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में काम शुरू करते हैं, ठीक। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम को क्या किया, छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि ए और बी तो काम शुरू कर रहा है, लेकिन जब काम खत्म होने वाला था तो उसने 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। मान लो जैसे ये काम है, यहाँ से यहाँ तक काम करना है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक काम करना है, इसको समझो। ये ए और बी मिलकर काम कर रहा है, ठीक। जब काम करते गया, जब यहाँ वो पहुंचा कि अब ये यहाँ से यहाँ 5 दिन में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ एक ही किया, हट गया, सिर्फ यहाँ से यहाँ कौन किया, बी किया। अब वही पूछ रहा है, तो टोटल कितना दिन और लग जाएगा, जबकि अगर यहाँ ये साथ में रहता था 5 दिन और मिलता तो काम खत्म हो जाता, लेकिन वही पूछ रहा है कि ये 5 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो कितना का दिन और लगेगा काम खत्म होने में। चलो बनाओ इसको। देखो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, ए कितना कर रहा है, कितना दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में,
बी वही काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो इसका तो पहले सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 30। टोटल वर्क 30 तो आ गया, लेकिन एक दिन में ये जो है 10 दिन में एक काम कर रहा है, तो 30 काम करने के लिए कितने की एफिशिएंसी की जरूरत है, 3 की। और ये बी को कितने की एफिशिएंसी की जरूरत है, 2। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करता तो एक दिन में टोटल 5 काम होता, यही ना। ए और बी अगर एक साथ मिलकर काम करता 3 और 2 के एफिशिएंसी, तब टोटल 5 वर्क होता। लेकिन बोल रहा है कि ये काम को 5 दिन पहले जो खत्म होने से पहले ये छोड़कर भाग गया। जब ये छोड़कर भाग गया तब हमको बी को ही काम करवाना पड़ेगा, ठीक ना। तब यानी कि अगर सपोज ए को भी हम इसमें शामिल कर ले कि नहीं तुमको छोड़ना नहीं है, तुमको काम करना ही है, तो क्या करना है, तो ए अगर काम करेगा तो ए अगर साथ में रहेगा तो कितना दिन लगेगा, अगर साथ रहेगा तो कितना दिन लगेगा, यानी कि एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 3। जब एक दिन का एफिशिएंसी 3 है, ए का एफिशिएंसी कितना है, 3। वो 5 दिन छोड़ दिया तो 5 का टोटल करके कितना आएगा, 15 काम। यानी कि 15 काम में वो निपट जाता, 15 काम और करता। पहले से मेरा 30 काम है, पहले से मेरा 30 काम है। अगर ए शामिल हो जाता तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाता, 45 काम, यही ना। अगर हम शामिल कर लेते ना, तुमको भी शामिल रहना, तुम भी ये काम करना, तो ये भी मिलकर रहेगा, तो ये अगर टोटल वाला जो एफिशिएंसी 5 दिन जो छोड़ा है, 5 दिन का एफिशिएंसी के हिसाब से, तो टोटल ये मेरा 15 काम, तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, 45। जब टोटल 45 होगा, आप सबको करवाओ, ए और बी दोनों का, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 5। तो 45 काम करवाने में कितना टाइम लगेगा, 45 एक दिन के हिसाब से दे दो भागा 15, सॉरी 3 2 5, 5 ये 9 होगा ना, मिस्टेक हो गया। ये कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, यानी कि कितना दिन लगा, 9 दिन। समझ में आया, इसको काम करने में टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 9 दिन का टाइम लग जाएगा, 9 डेज। बढ़े आगे, इसे बनाओ। बोल रहा है 3,4,9 के चतुर्थांश चतुर्थ अनुपाती और 2 और 98 के बीच मध्य अनुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। चलो इसको देखो, बोल रहा है चतुर्थांश पहले निकाल, चतुर्थ अनुपाती निकालना है, यानी कितना कितना है, तो निकालो 3:4 समानुपात 9 अनुपात चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए x, ठीक। अब करो, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 3/4 समानुपाती जगह बराबर 9/x, काटो, 3 से 9 को कितना बार में कटेगा, 3 बार में, कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकलेगा, 4×3=12, x का वैल्यू 12 निकल गया। अब मध्यानुपाती निकालना है, क्या निकालना है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB, ये तो बहुत आसान है, तो निकाल दो, √2 × 98 कितना निकलेगा, 2 × 98 करेंगे तो 196, 196 का वर्गमूल कितना होगा, 14। अब बोला ये दोनों के बीच जो है क्या निकालना है हमको, अनुपात निकालना है, अनुपात बराबर क्या आएगा, पहले का कितना है
12 अनुपात, इसके बाद 14, छोटा अनुपात बना लो। इसको काटेंगे 6 दूना 12, इसको काटेंगे 7 दूना 14, मेरा कितना जाएगा 6 अनुपात 7। 6 अनुपात 7 के ना ऑप्शन नंबर डी, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़े आगे, इसको बनाओ। बोल रहा ए और बी के आय का अनुपात 2 अनुपात 3 है। कितना है 2 अनुपात 3 है। और इनके व्यय का अनुपात, व्यय माने खर्च, खर्च का अनुपात 1 अनुपात 2 है। यदि व्यय बी के व्यय का 90% ए के आय के बराबर हो तो ए और आय के बीच बचत का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत हल्का है, समझो पहले कॉन्सेप्ट। अगर हम ए और बी है तो सबसे पहले ए और बी का अथी निकालते हैं, ए बी। ए और बी का इनकम पहले क्या कितना है, इनकम को हम एक्स में डिनोट करेंगे। तो ए का इनकम कितना होगा 2x, बी का कितना होगा 3x। उसके बाद इसका हम खर्चा निकालेंगे। खर्चा कितना है, खर्चा को y से डिनोट करेंगे। ठीक, तो 1 गुना y करेंगे, सिर्फ क्या होगा y ही होगा। क्या होगा y होगा। कर दो 1 गुना y। जब 1 गुना y करेंगे तो y सिर्फ होगा, लिखो y। और 2 गुना y करेंगे तो 2y। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पढ़ता है, क्वेश्चन पहले पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब पढ़ो। बोल रहा है यदि बी के व्यय का 90%, तो बी का व्यय कितना है 2y, यही ना। बी का व्यय का 90%, तब बी का व्यय कितना है 2y का 90%, यानी 90/100, यही है ना। बोल रहा है बराबर है ए की आय के, तो ए का आय कितना है 2x, तो ए का आय निकाल लो 2x। ठीक, अब देखो 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म। अब निकालो x/y का मान कितना निकलेगा। ये 1 से y को इधर ले चल जाएगा तो सिंपल ही फॉर्म में रह जाएगा 9/10, यानी a का जो है वैल्यू 9 है, ये सो x का वैल्यू 9 है, y का 10 है। अब इसमें से तो a का इनकम कितना कितना निकला, अगर x के हिसाब से a का इनकम कितना है 2x, 2 गुना 9 18। अब b का इनकम कितना हो जाएगा 9×3 = 27। और खर्चा में निकालना y का, तो y का 10 का 10 ही रहेगा। और बी का खर्चा कितना निकल जाएगा 10×20। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और बी की बचत का अनुपात। बचत का क्या होता है, बचत का फार्मूला, जितना हम इनकम रहेंगे, जितना मेरा इनकम रहेगा, अगर उसमें हम खर्चा को हटा देंगे तभी तो मेरा वो बचत बनेगा। जितना इनकम है उसमें अगर खर्चा को हटा देंगे तो मेरा बचत बनेगा। तो उसी ए का ये पहले निकालो बचत कितना, 18 में से 10 जाएगा कितना 8। अब बी का 27 में से 20 जाएगा कितना 7। पूछे दोनों का अनुपात कितना था, दोनों का अनुपात लिख लो। तो कितना निकला 8:7। 8:7 कितना कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझे, बढ़े आगे, बढ़ते हैं। इसको बनाओ, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन, इसको बनाओ।
बोल रहा है एक मोटर बोट की गति जो है धारा की गति का अनुपात कितना है, 13:4 है। यदि नाव को धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में 4 घंटे 32 मिनट का समय लगता है तो वापस लौटने में कितना समय लगेगा। इसमें देखो, इसको समझो। एक नाव है, ठीक ना, एक नाव है, वो धारा के प्रतिकूल जा रहा है, फिर वो धारा के विपरीत आ रहा है, यानी कि धारा के अनुसार जा रहा है, फिर धारा के विपरीत आ रहा है। तो इसका जो गति है, अगर नाव का गति और धारा की गति का बोलेंगे, गति के साथ रहेगा तो इसका मान जुट जाएगा, अब विपरीत आएगा तो इसका मान घट जाएगा। बस यही समझाने के लिए कोशिश करें। अब देखो, जब ये कुछ दूरी जा रहा है तो हम तो को मालूम नहीं कि कितना डिस्टेंस जा रहा है, कितना डिस्टेंस जा रहा है ये तो हमें मालूम नहीं है। जब डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखते हैं, जब डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं, कितना दूरी जा रहा है हमको मालूम नहीं है। जब डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं तो उसका चाल जो है उसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है टाइम का ना। जब सब ये दूरी को हम किसी एक निश्चित रखते हैं कि हाँ इतना ही जाना है, तो उसका चाल जो है समय का समानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। जब व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है तो यही ये मेरा बोल रहा है कि एक धारा के साथ जा रहा है 13 के, लेकिन विपरीत आ रहा है 4 के अनुसार। तब देखो, धारा के साथ जा रहा है तो इसका मान लो कि डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन के फॉर्म में जा रहा है, एक उसका विपरीत आ रहा है, ठीक, एक विपरीत आ रहा है, ये दोनों का रेशियो निकाल लो। तो डायरेक्शन के फॉर्म में जा रहा है तो दोनों का चाल पहले जुट जाएगा, तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। लेकिन जब विपरीत आ रहा है तो ये कितना हो जाता है, 9। 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा ना। हम बोल रहे हैं कि इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, जब कांस्टेंट टाइम रहता है तो स्पीड का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 9 का ये क्या हो जाएगा, दूरी, ये तो मेरा स्पीड है, ये मेरा टाइम है, ये इसका क्या हो जाएगा उल्टा, 9 17। अब देखो, अब क्वेश्चन में कर रहा है यदि नाव को धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में 4 घंटे 32 मिनट, कितना लगता है, 4 घंटा 32 मिनट। पहले 4 घंटा 32 मिनट को पहले तोड़ दो, इसको करोगे तो मिनट में तोड़ो, ये कितना हो जाएगा, 6 × 24 240 प्लस 32, टोटल कितना हो गया, 272। ठीक, यहाँ बोल रहा है धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में यात्रा करने में कितना घंटा लगता है, 4 घंटा 32 मिनट, लेकिन हमको कितना लगता है, 272। तो इसका विपरीत मेरा तो ये है समय, इस 17 ना इसका कितना है, 272। तो इससे कितना गुना टाइम लगा, तो 16 गुना। तो यही बोला कि इसे वापस लौटने में कितना टाइम लगा, वापस तो मेरा टाइम तो ये है ना, तो इसे वापस लौटने में मेरा कितना टाइम, इसका भी 16 गुना, 16 गुना, तो 16×4 144 मिनट। जब 144 मिनट आया तो इसको घंटा में कन्वर्ट करोगे, तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए कितना, 120 प्लस 24 लिख सकते हो। 120 का मतलब 2 घंटा, और इंटू 24 मिनट, ठीक, कितना आएगा, 2 घंटा 24 मिनट। बढ़े आगे, इसे बनाओ। बोल रहा है कि दो वृत्त ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करता है, बी को ए तक बढ़ाया गया है,
यदि PT तथा PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है तो PT तथा PQ के बीच संबंध क्या होगा? इसको बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को सीखो। देखो, जब कोई वृत्त को कोई स्पर्श रेखा तथा इसके कोई छेदक रेखा एक दूसरे को कोई बिंदु पर मिलती है, मान लो यहाँ पे P, ये A, ये B, ये Q, क्या चीज इतना मिलती है, तो इसका मान यानी कि लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, PQ, क्या PQ का स्क्वायर बराबर ये वृत्त के जो इस पे रेखा मिली है अंदर वाली और ये बाहर वाली, ये दोनों के गुणनफल के बराबर हो सब, यानी कितना, AB गुना BQ। ये इसका कॉन्सेप्ट है, अगर समझ लिए हो तो अच्छा है, नहीं समझे तो उससे भी अच्छा है। यानी कि इसका मान जब निकालेंगे, यानी कि जो मेरा इसका और इसका भी संबंध अगर पूछेगा तो इसका का वर्ग, यानी जो जो खंड जो है इसका के गुणनखंड के बराबर होता है, यानी इसका गुण मान और इसका मान के गुणनफल के बराबर इसका वर्ग निकलता है। जब इतना समझ लियो तो आगे समझो। यही बोला कि दो वृत्त है, A और B को प्रतिच्छेद करता है। मान लो दो वृत्त है, ये दो वृत्त है, इसको दो बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। मान लो यहाँ B है और ये A है, यहाँ पे ये मान, इसका मान A है। अब बोल रहा है BA को P तक बढ़ाया गया, यानी B को A से P तक बढ़ा, मान लो इसको बढ़ा दो, इसको इस तरह से बढ़ा दो, बढ़ाया गया P तक, यहाँ एक बिंदु मान लो ये P है, और PT तथा PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से ये दोनों के बीच स्पर्श रेखा एक खींच दो, ये मेरा PT, इधर से इधर खींचो तो ये मेरा PQ, दो स्पर्श रेखा है, तो वही पूछ रहा है PT तथा PQ, यानी कि इसका और इसका बीच क्या संबंध है। जब अभी जस्ट हम बताए हैं, देखो, जब इसका वर्ग करेंगे, यानी कि दूसरा कलर लेते हैं, इस रेखा का वर्ग निकालेंगे तो इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड के बराबर होता है, तो इसमें भी नहीं देख रहे हो, ये वर्ग पहले वृत्त में, ये वृत्त में अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड के बराबर होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, PT के स्क्वायर बराबर यहाँ AB गुना BP, इतना लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ। जब इतना इस वृत्त में लिख सकते हैं तो इस भी वृत्त में भी लिख सकते हैं, ये भी तो मेरा एक वृत्त है, उसमें तो ये एक स्पर्श रेखा है, तो इसमें यानी कि PQ का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसमें, PQ का स्क्वायर बराबर या AB गुना BP, बोलोगे हाँ, AB गुना BP। जब इतना लिख सकते हैं, तुम गौर करो, दोनों में इसका RHS बराबर है, तो LHS बराबर नहीं होगा, एकदम होगा।
जब दोनों का RHS सेम ही है तो LHS बराबर नहीं होगा, जरूर होगा। जब बराबर होगा तो इसको लिख सकते हैं PT के स्क्वायर बराबर PQ के स्क्वायर। बोलो हो। जब दोनों का वर्ग सेम है तो आधार भी तो सेम होगा, यानी PT बराबर PQ। यही तो हमको संबंध बताना था, PT बराबर PQ। समझ में आया? इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। चलो इसको बनाओ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन एरर हो गया है। ये 15 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, सॉरी ये 14 था, ये 14 है। अब बोल रहा है कि इसका गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है। निकालो। देखो, सबसे पहले फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर निकालने के संख्या में क्या होना चाहिए? अभाज्य में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? अभाज्य में होना चाहिए, पहला। दूसरी नंबर, उस संख्या में सिर्फ गुणनखंड होना चाहिए, गुना होना चाहिए, ना कि जोड़ घटाव। तो इस संख्या को इसमें तो सबसे पहले इसका अभाज्य निकालने के लिए इसका अभाज्य निकालना पड़ेगा, यानी कि अभाज्य संख्या में व्यक्त करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारे प्लस के जगह पे इसको गुणनखंड में बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ना? हाँ। चलो और बनाते हैं। कितना है? 4 पर 11 प्लस 4 पर 12 पावर प्लस 4 पर 13 पावर प्लस 4 पर 14 पावर। इसमें से हम 4 पर 11 पावर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1। यहाँ बचेगा 4 पर 2 पावर, सॉरी 1 पावर, 4 पर 2 पावर, 4 पर 3 पावर। इतना बचेगा। हाँ, इसको लिख सकते हैं 4 पर 11 पावर 1 प्लस, इसको 4 पर 1 पावर 4 प्लस 4 पर 2 पावर 16 प्लस 4 पर 3 पावर 64। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं 4 पर 11 सॉरी, कितना लिख सकते हैं? 4 पर 11 फिर इंटू, ये दोनों सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 85। इसको लिख सकते हैं 4 पर 11 गुना, इसको कर दो 5 गुना 17। हाँ, ये देखो अभाज्य में, ये भी अभाज्य में, लेकिन ये अभाज्य में है नहीं, इसको भी अभाज्य में कर दो। इसको 2 पर पावर 2 पर 11 पावर गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। हाँ, जब इतना मान लिख ही दिए हो तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 11 दूना 22 गुना 5 गुना 7। अब देखो टोटल मेरा अभाज्य में लिखा हुआ है और सब मल्टीप्लाई में। अब इसका हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले जो पावर आता है उसमें एक प्लस करके सबको मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। कर दो। इस पर 22 पावर था, 22 गुना 22 और 1 23 गुना 5 पर 1 पावर था, 5 और 1 ये 1 और 1 2, फिर इसमें 1 पावर 1 और 1 2। अब 23 गुना 4, 23 चौकी 92। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ में आया? आगे बनाओ, आगे बनाओ, बढ़े आगे। ठीक है, बनाओ। देखते हैं कौन सा आगे क्वेश्चन है।
इसको बनाओ, ये तो हल्का क्वेश्चन है, सबसे हल्का इसको बनाओ। बोल रहा है 15, 24, 32 और 45 का एलसीएम निकालें। कितना? 15, 24, 32 और 45 का एलसीएम। एलसीएम तो निकालने जानते हो, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे? चलो, बच्चे वाला दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले 15 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5। फिर 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर क्यूब गुना 3। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 5। 45 को क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या है वो लिख दो। 2 है, 3 है और 5 है, सभी को लिख दिए। जिसमें सबसे ज्यादा पावर है उस पे लिखो। तो 2 पर सबसे ज्यादा पावर कितना है? 5। तो 2 पर सबसे ज्यादा पावर 5, फिर गुना 3 पर सबसे पावर कितना है? 2। तो 3 पर सबसे ज्यादा पावर 2। 5 पर सबसे ज्यादा पावर कितना है? 5। तो 1, तो इससे सबसे पावर 1। इसको करोगे कितना आएगा? गुना करके देखो। 32 गुना 9 गुना 5 करोगे। 5 दूना 10, 9 9 32, 44 है, यानी कितना आएगा? 1440। सिंपल है। 5 दूना 10, लास्ट में 0 आएगा तो 0 तो एक ही में, इसे आराम से कर सकते हो। ठीक, बढ़े आगे। ये बताओ, बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणन, ये लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 2079। और उनका महत्तम कितना है? 27। और उनमें से एक संख्या है 189। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये होता है ना। जब ये होता है तो इसको कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ कितना है? इसको इस तरह से इधर लिख लेते हैं। 2079 गुना 27 बराबर, इसका फर्स्ट संख्या कितना है? 189 गुना सेकंड संख्या निकालना है, सेकंड संख्या लिख लो। अब काटा पीटी कर लो। जब काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा? इसको काटो, 27 से काटो, 27 से, सॉरी, हाँ पहले हाँ इसको काटो। किससे काटना है? 27 को कितने से काटो? 27, 27 सत्ती नवासिया से कटेगा। 27 सत्ती नवासिया से। अब 7 से इसको काटो। 7 दूना 14, इधर गया 6, 7 नमा 63, इधर गया 4, 7 सत्ती 49, कितना आएगा? 297, ऑप्शन नंबर ए। ठीक।
तो सेकंड संख्या बराबर कितना आएगा? 297। ठीक। नेक्स्ट बोला कोट थीटा बराबर 3/4। क्या बोल रहा है? कोट थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखो, कोट थीटा बराबर 3/4, ये क्या है? इसको लिख सकते हैं b/p। हमको कमी है h का, हमको कमी है h का। h बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का रूट, यानी कि 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर का, तो 4 चौके 16 प्लस 9 25, 25 का मान 5, एच का वैल्यू में निकल गया 5। अब बोल रहा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर की होता है p/h। तो p का मान कितना है? 4/5 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा का मान की होता है b/h 3/5 माइनस टेन थीटा बराबर p/b। p का मान कितना है? 4 और b का मान 3। कर लो। सबसे दोनों का बेस सेम ही, तो दोनों का ऊपर वाला जुट जाएगा। इसका निकल जाएगा 7/5 घटाव 4/3। इसका एलसीएम ले लो 15, 3 सत्ती 21 घटाव, यहाँ से काटोगे 5, 5 चौका 20, यहाँ कितना आ जाएगा? 20 में 21 में से 20 जाएगा 1/15। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये तो बहुत आसान था। बढ़े आगे, इसको बनाओ। इसको छोड़ दो, ये गलत है, कुछ मिस्टेक हो गया। इसमें मान निकालो, इतना का मान निकालो। देखो, मान निकालने के लिए तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। लिख सकते हैं 4 गुना 1/2 प्लस कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। कोस 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस टेन 45 का मान 1, तो 1 यहाँ 4 कर दो। स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 30 है, बट्टे 2 गुना साइन 60 √3/2 गुना कोस 30 √3/2 घटा टेन 45, 1। 4 से 4 खत्म, इसमें से 2 से 2 खत्म, ऊपर में क्या बचा? 1/4, यही न बचा। ऊपर में क्या बचा? 1/4, और इधर पे प्लस है ना, +1 -1 बटे, यहाँ 2 से यहाँ, तो यहाँ बच गया सिर्फ 3/2 -1। अब देखो, इसमें 1 और 1 खत्म, तो यहाँ कितना बचा? 1/4 बटे, इसमें घटा 2 घटे, इसका नीचे 1 कैल्शियम लेगा, तो 3 में से 2 गया 1, 1/2, 1/2। जब इसको हल करोगे तो 1/4 गुना 2/1, इसको काटो तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। इसको बनाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाओ। बोल रहा है कोट 75 बराबर 2 माइनस √5, तो कोट 15 का वैल्यू क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको क्या लिख सकते हैं? कोट 75
कोट 75 डिग्री का मान कितना दिया है? 2 माइनस रूट 5, इतना है ना। तो इसको लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 15 बराबर 2 माइनस रूट 5। चूंकि 90 में से 15 चल जाएगा तो 75 ही बचेगा। बोलोगे हाँ। जब कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो कितना हो जाएगा? ये होता है ना, यहाँ देखो, कोट 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा। टेन कितना? टेन 15 डिग्री बराबर 2 माइनस रूट 5। हाँ। अब देखो, कोई भी संख्या अगर रूट में, जैसे 3 प्लस रूट 2, इसका अगर व्युत्क्रम निकालना बोले तो इसमें सिर्फ अंक चेंज कर दो, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 8 घटा रूट 7। इसका व्युत्क्रम निकालना बोले सिर्फ ये साइन जो इसका चेंज कर दो, माइनस से प्लस में हो जाएगा रूट 7। ठीक। उसी तरह अब 10 15, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा कोट 15 का मान क्या होगा, तो 10 का उल्टा क्या चीज होता है? इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? कोट होता है। तो 10 15 का लिख सकते हैं कोट 15। हाँ। जब कोट 15 इनवर्स में होगा तो हम बोले कि जब इनवर्स में होता है तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज होता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ठीक। जब यहाँ प्लस माइनस है तो आगे क्या चीज हो जाएगा? प्लस। तो इसको हो जाएगा 2 प्लस रूट 5। हाँ, यही तो मेरा आंसर है, 2 प्लस रूट 5। सॉरी, यहाँ साइन गड़बड़ है, यहाँ 2 प्लस रूट 5 डालो। कितना? 2 प्लस रूट 5। मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक। और कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे। चलो इसको बनाओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। और हाँ, जो जो लाइक नहीं किए प्लीज चैनल को, ये वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बोल रहा है निम्न में से कौन सेक ए माइनस कोस ए के बराबर है? क्या चीज बोल रहा है? निम्न में से कौन सेक ए कोस ए के बराबर है? चलो इसको बनाओ। सबसे पहले आप वीडियो को रोको और बनाओ, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखो। लिखो सेक ए माइनस कोस ए, इतना लिख सकते हैं। अब देखो सेक को लिख सकते हैं 1/कोस ए, क्योंकि कोस का उल्टा होता है सेक, माइनस इसको लिख सकते हैं कोस ए। हाँ, इसके नीचे एक और कोस ए का एलसीएम कितना होगा? कोस ए। जब कोस ए से कोस ए में भागा दोगे तो सिर्फ यहाँ एक बचेगा, माइनस कोस ए और कोस ए गुना हो जाएगा तो यहाँ कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। जब इतना होगा तब ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। इतना तक समझ में आया? जब इतना तक समझ में आ गया तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन ए गुना साइन ए बटे कोस ए। जब इतना लिख सकते हैं तो साइन ए बटे कोस ए बराबर क्या होता है? 10 ए। तो इसको लिख सकते हैं 10 ए गुना साइन ए सिर्फ बचा हुआ तो साइन ए, तो साइन ए इंटू 10 ए का मान कहाँ है? तो देखो साइन ए इंटू 10 ए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बहुत बहुत, वीडियो यहाँ तक देख रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप प्लीज पहली बार चैनल आकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।
ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, और उसमें भी और इजी तरह का समझाने के लिए कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेट मिलती रहती है और हम वीडियो बनाने की इच्छा और कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्लास में जुड़े रहने के लिए थैंक यू।